नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जालौर से यह खबर है, जहां पर भारत पाक बॉर्डर पर फाइटर प्लेन गरजेंगे। जी हां, इमरजेंसी हवाई पट्टी का उद्घाटन कल किया जाएगा। आज ट्रायल किया जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल इसका उद्घाटन करेंगे और आज कई फाइटर प्लेन यहां ट्रायल करेंगे। तो आपको बता दें कि यहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल किया जाएगा। जालौर से यह बड़ी खबर, कल इस हवाई पट्टी का उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे, साथ ही होंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी। और आपको बता दें कि आज इसका ट्रायल होना है। कई फाइटर प्लेन्स जो हैं वो आज इस रनवे पर उतरेंगे और कई फाइटर प्लेन्स जो हैं यहां से टेक ऑफ भी करेंगे। तो इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जालौर से। सौरभ, क्या स्थिति, शुरुआत हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत हो चुकी है और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। हरक्यूलिस जो है वो इस वक्त एयर स्ट्रिप पर खड़ा है। कुछ देर पहले ही इसने यहाँ पर उतरा है और कुछ ही देर में ये यहाँ से उड़ने वाला है। तो यहाँ पर ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। कल जिस प्रकार से इस ट्रिप का उद्घाटन होने वाला, उससे पहले भारतीय वायुसेना द्वारा रिहर्सल जो है वो किया जा रहा है और इस रिहर्सल के तहत जगुआर, सुखोई और हरक्यूलिस जैसे फाइटर प्लेन जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ उतर रहे हैं और यहाँ से टेक ऑफ भी इस वक्त लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है सामरिक दृष्टि से कि बॉर्डर से करीब 30-40 किलोमीटर दूरी पर इस प्रकार की एयर स्ट्रिप जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और यहाँ से अब कोई भी फाइटर प्लेन जो है वो ना सिर्फ उड़ान भर सकेगा और यहाँ पर उतर सकेगा। और आप ये देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस प्रकार की। हरक्यूलिस जो है वो यहाँ से अब उड़ान जो है वो भर रहा है। इसके तुरंत बाद जो है वो जगुआर भी यहाँ पर पहुँचने वाला और सुखोई भी यहाँ पर इस जालौर की जमीन से की आसमान पर जो है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक जो है वो दिन आज का हो चुका है। भारतीय वायुसेना के लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि किसी भी तरह के ऑपरेशन यानी कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो बॉर्डर से इतना नजदीक जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ऐसी एयर स्ट्रिप जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, जहां से तुरंत जो है वो किसी भी ऑपरेशन के लिए उड़ान जो है वो भरी जा सकती है। बॉर्डर पर किसी प्रकार का एक्शन लेना हो तो वो एक्शन लेकर तुरंत प्लेन यहाँ पर आ सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये आज का दिन हो जाता है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है वो हाईवे बनाए गए हैं और इन हाईवे में पहला ये हाईवे है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहला ये जो है वो एयर स्ट्रिप बनी है। इससे पहले अभिषेक आपको ध्यान होगा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पर भी इस प्रकार का जो है वो स्ट्रिप जो है वो बनी थी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है और ये भारतीय राजमार्ग के अधीन जो है वो ये स्ट्रिप जो है वो बनी है। और यहाँ पर कल रक्षा मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन जो है वो करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लगातार रिहर्सल जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग फाइटर प्लेन यहाँ पर उतर रहे हैं और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि 3 किलोमीटर की ये हवाई अड्डी, यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था है, ताकि किसी भी स्थिति में आप देख सकते हैं ये इस वक्त जो हरक्यूलिस है उसने यहाँ से उड़ान जो है वो भर ली है और कुछ देर में संभवतः यहाँ पर सुखोई और जगुआर भी यहाँ पर पहुंच रहे थे। पिछले 1 घंटे से लगातार यहाँ पर इस प्रकार का रिहर्सल जो है वो किया जा रहा है, ताकि कल जब दोनों ही मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तब भी इसी प्रकार का रिहर्सल जो है वो एक तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक तरह से उसका उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन जो है वो कल होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जो ये हाईवे बने इसका उद्घाटन पहले हो चुका है, लेकिन ये एयर स्ट्रिप जो है वो भारतीय वायुसेना ने तैयार की है और इसका उद्घाटन जो है वो कल होने जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कई मायनों में जो है वो हो चुका है। देखिए जिस प्रकार से राजस्थान के जो बॉर्डर है, चाहे वो बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये तमाम इलाके यहाँ पर
एयरबेस जो है वो मौजूद है, लेकिन इस प्रकार के स्ट्रिप बनाए जाने से मदद ये है कि किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो लैंडिंग हो सकती है और यहीं से जो है वो टेक ऑफ किया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण जो है वो आज का दिन हो चुका है और यहाँ पर रिहर्सल जो है वो विधिवत रूप से जारी है और किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो यहाँ पर जो पायलट है उनको नहीं आ रही है और लगातार यहाँ पर ना सिर्फ प्लेन उतर रहे हैं, टच डाउन कर रहे हैं, यहाँ से उड़ान भर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो आज दोपहर तक चलेगी और कल जो है वो इसकी विधिवत शुरुआत जो है वो यहाँ से होने जा रही है। बिल्कुल। और एक और चीज सौरभ आपसे समझना चाहेंगे कि जो फिलहाल में वर्तमान की अगर वैश्विक परिस्थितियों को हम देखें तो भारत कई मोर्चों पे लड़ रहा है और ऐसे में ये काफी अहम हो जाता है कि बॉर्डर तक पहुंच जो हो वो बहुत इजी हो सके। अब ऐसे में सामरिक दृष्टि से ये कितना अहम हो जाता है और ऐसे हवाई पट्टियों को और भी बनाने की जरूरत है, चाहे वो राजस्थान हो या बॉर्डर के जितने भी राज्य हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कोई भी देश होता है वो अपने जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रखता है ताकि आपात स्थितियों में किसी भी प्रकार के दिक्कतें न हो। इस लिहाज से इस प्रकार के जो स्ट्रिप बनाए जाते हैं, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया जाता है ताकि जब कभी युद्ध की स्थिति होती है या फिर और कोई आपात स्थिति होती है तब जो है वो इस प्रकार के रनवे जो है वो काम में लिया जा सके। अब यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान है और यहाँ से अगर कोई फाइटर प्लेन उड़ता है तो पलक झपकते ही वो बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर सकता है और बॉर्डर क्रॉस करके अपना ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद यहाँ पर तुरंत वापस जो है वो पहुंच सकता है। तो ये बहुत ही एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत नजदीक जो है वो भारत ने एक बड़ा वो ढांचा जो है वो खड़ा कर दिया है ताकि ऐसी स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके। देखिए, मैंने जिस प्रकार से बताया कि यहाँ पर एयरबेस पहले से मौजूद है आसपास, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, लेकिन चूंकि युद्ध के समय में दुश्मन देश को एक तरह से आंखों में एक तरह से कह सकते हैं कि ओझल होने की जैसी बात हो तो उन एयरबेस का इस्तेमाल न करते हुए इस प्रकार के स्ट्रिप का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है ताकि यहाँ से जो है वो तुरंत जो है वो कोई भी फ्लाइटर प्लेन उड़े और वहां जाके ऑपरेशन को अंजाम देकर तुरंत जो है वो भारतीय सीमा में पहुंच जाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार से बात की जाए चीन बॉर्डर पे इस प्रकार के जो तमाम तैयारियां वो की जा रही हो, राजस्थान के जो बॉर्डर है उन पर इस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रकार के रनवे जो है वो 12 जगहों पर बनने वाले हैं। 12 राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस प्रकार के रनवे जो है वो बनने वाले हैं और पहला रनवे जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही रनवे है जहां पर जो है वो करीब 3 किलोमीटर का ये रनवे है जहां पर फाइटर प्लेन अब उतरने लगे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर पार्किंग भी व्यवस्था की गई है ताकि कभी यहाँ पर प्लेन यहाँ पर उतारने हो और यहाँ पे पार्क करने हो तो उस लिहाज से भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। इसलिए ये पार्किंग यहाँ पर कर रखी गई है और ये आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो एयर स्ट्रिप है उसके पास में एक डोम बना है। यहीं पर जो है वो कल पूरा कार्यक्रम जो है वो होने वाला, करीब 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला है। कल सुबह 11 बजे जो है वो दोनों ही मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन जो है वो करेंगे। तो बहुत सामरिक दृष्टि के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा दिन, चूंकि यहाँ से जो है वो तुरंत एक्शन जो है वो लिया जा सकता है और दुश्मन देश को ये पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रकार की कितनी स्ट्रिप जो है वो बनी हुई है और कहां से कौन सा प्लेन उड़कर किस प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देता है। तो यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। और सौरभ, तो ये बेहद अहम है भारत के सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। इस वक्त हमारे सहयोगी श्याम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, आपसे समझना चाहेंगे कि जो स्थिति है, जो जालौर के बारे में अगर कहें तो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका और महज 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे इस तरीके का रनवे तैयार करना भारत के लिए कितना अहम और जालौर और खास करके राजस्थान के लिए कितना अहम? देखिए, बॉर्डर की बात करें तो मैं जहां पे खड़ा हूं, जहां पर हवाई पट्टी बनाई गई है, जालौर जिले के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के अगड़ा व शेषावा गांव, यहां से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर जो पाकिस्तान बॉर्डर है, इसको लेकर भारतीय वायुसेना की जिस तरीके की ये गतिविधियां हैं और ये इस
जो पट्टी की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान के जालौर के साथ साथ भारतीय एयरफोर्स के लिए कई मायनों में विशेष रूप से जो सहयोग प्रदान करेगी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर निगरानी रखने को लेकर भी भारतीय वायुसेना इसी जगह से फाइटर प्लेन के जरिए मॉनिटरिंग भी करेगी। तो निश्चित तौर से राजस्थान के जालौर में बनाई गई ये हवाई पट्टी कई मायनों में एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो वहीं दूसरी जगहों पर इसी तरीके की एयरपोर्ट जो है NHI के जरिए पट्टियों का निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो पूरी अंतिम रूप दे दिया गया है। निश्चित तौर से जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हवाई पट्टी और हवाई पट्टी के बीचों बीच में बड़ा डोम बनाया गया है और वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सड़क व केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी सवेरे 11 बजे पहुंचेंगे और विधिवत रूप से इस पट्टी का शुभारंभ किया जाएगा। सवेरे 9 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और यहाँ पर 10:55 पे दोनों मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद इस हवाई पट्टी का विधिवत रूप से शुभारंभ किया जाएगा। इसी के दौरान जो भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन है वो भी इसी पट्टी पर लैंड करेंगे और इससे जो है अभ्यास है कहीं ना कहीं वो एक मायने रखता है। तो वहीं दूसरी बात की जाए इमरजेंसी लैंडिंग की तो भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने साफ तौर से न्यूज 18 में बात करते हुए कहा है कि ये अपने आप में एक मायने रखती है भारतीय वायुसेना के लिए। हवाई पट्टी जो 3 किलोमीटर लंबी बनाई गई है यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर फाइट। चलिए 1 मिनट श्याम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बोल रहे हैं, वो सुनाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस पार्टी ये मानती थी कि रणनीतिक चातुर्य और इस तरीके की कूटनीति ये उनकी विरासत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन की मजबूती के साथ साथ जमीनी तौर पर भी और कूटनीतिक तौर पर भी अब परिपक्व हो गई है और इसलिए जोर का झटका धीरे से नहीं था, जोर का झटका जोर से ही था। और ये कांग्रेस के लिए सबक इसलिए भी है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है, जो अंतर्कलह है, वो पहले सतह पर थी, वो अब सीधे सीधे तौर पर ऊपर आ गई। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस से लोग विमुख क्यों होते हैं, ये कांग्रेस के आलाकमान को मंथन करने की आवश्यकता है कि उनकी पार्टी के लोग छोड़कर आते हैं तो उनकी तकलीफ ये हमारी नहीं है, उनकी अपनी तकलीफ है। लेकिन हमारे यहाँ कोई आएगा, कोई कद का व्यक्ति आएगा, राजनीतिक व्यक्ति आएगा, उसको हम इनकार नहीं करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और इसलिए जब पंचायती राज के चुनाव हुए तो बड़ी शेखी बघारी पीसीसी के चीफ ने, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, उनके जो बड़बोले मंत्री हैं वो बयान देते हैं, लेकिन उनके लिए सबक है, सीख है, नसीहत है कि उनको समय रहते अभी भी चेतना चाहिए। उनका आलाकमान कमजोर हो चुका, पार्टी का उनका संगठन कमजोर हो चुका, उनकी सरकार कमजोर हो चुकी। और जब वो दावा करते थे 200 जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव हुआ, ये सैंपल हो सकता है किसी सरकार के लिए। पहली बार हुआ कि किसी प्रतिपक्षी दल को, भारतीय जनता पार्टी को इतनी बढ़त मिली है और सत्ता को वहाँ पर हार का स्वाद चखना पड़ा है। 90 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई, 99 पर कांग्रेस काबिज हुई। तो साफ समझ सकते हैं कि जिला परिषद जो कुल मिलाकर एक विधानसभा क्षेत्र का चौथा हिस्सा होता है, उसमें ये मैंडेट है, तो इससे बौखलाहट साफ दिखती है। 1564 पंचायत समिति के वार्ड थे जिसमें 640 पे कांग्रेस जीती, 547 पे बीजेपी जीती, 290 निर्दलीय जीते। तो ये सबक कांग्रेस के खिलाफ है कि पूरा इसको वोटों के पोलराइजेशन को मिलाएंगे तो कांग्रेस के खिलाफ ये मैंडेट जाता है। तभी आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है बीजेपी से चंद लोग मिले हुए हैं, बैक वो कर रहे हैं, तो ये कैसे, इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, वो कहते हैं, ये उनकी अपनी खीज और बौखलाहट है, लेकिन उनकी पार्टी में, सदन में उनके वरिष्ठ नेता जब बोलते हैं तो बीजेपी नहीं बुलवाती है। भरत सिंह जी चिट्ठी लिख रहे हैं, पिछले 2.5 साल से उनकी चिट्ठी पर संज्ञान कोई ले नहीं रहा। हेमाराम जी धरने पर बैठते हैं, इस्तीफा उनका अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। तो एक लंबी फहरिस्त है। दीपेंद्र सिंह जी का तो वीडियो सार्वजनिक हुआ जिसमें पीसीसी के चीफ के सामने मंथली की बात करते हैं। तो ये सब बीजेपी नहीं करवा रही। यदि कोई उनकी अंतर्कलह है, उनमें कोई फूट है, तो वो उनकी अपनी है, उनके आलाकमान की, उनकी पार्टी की कमजोरी है। बीजेपी का उसमें कोई दोष नहीं है। असेंबली सेशन कल से स्टार्ट है, कल सुबह विधायक दल की भी बैठक है, मुद्दा काफी महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा? देखिए, छोटा सत्र है और इसमें कुछ बिल्स के बारे में सरकार ने इसको इनिशिएट किया है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लंबा सत्र चलेगा नहीं। जो लगता है सरकार के एटीट्यूड से सरकार सदन से भागना चाह रही है, आज भी नहीं, क्योंकि सदन में सरकार के खिलाफ बिजली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को सदन में जवाब देना पड़ सकता है, लेकिन सरकार शायद बचना चाह रही है, इसलिए बहुत छोटा सत्र होगा। फिर भी जितना होगा हमारी कोशिश रहेगी कि हम जनता के मुद्दों को मुखरता से सदन में रखें। अरुण सिंह जी भी आ रहे हैं आज? अरुण सिंह जी आएंगे, पार्टी के उनका पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री जी के,
मुख्यमंत्री से लेके और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और इन 20 वर्षों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो अचीवमेंट है देश में, लोक कल्याणकारी नीतियों से लेके वैचारिक मुद्दों का समाधान, उस पर पार्टी ने तय किया कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हम लोग सेवा समर्पण अभियान चलाएंगे, जिसमें अलग अलग मोर्चों को अलग जिम्मेवारी देंगे। इसमें सामाजिक सरोकार के काम होंगे, पार्टी के वैचारिक कार्यक्रम होंगे और खास तौर पर 2 तिथियां महत्वपूर्ण हैं। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है। तो कुल मिलाकर देश में प्रधानमंत्री जी ने जो सामाजिक सरोकार की मुहिम शुरू की है, स्वच्छता से लेके देश में एक समरसता को लेके जो काम किया है, उसको लेकर हम लोग अलग अलग तरीके के बहुआयामी कार्यक्रम करेंगे। मेघवाल साहब की जो चिट्ठी, उसके बारे में क्या कहेंगे? कल विधायक दल के उसके बारे में अभी मैं नहीं बोलूंगा, एक बार हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो जाए उसके बाद बात करूंगा। सबसे बड़े इश्यूज क्या रहने वाले विधानसभा में जिसको लेकर घेरेंगे आप सरकार? देखिए, विधानसभा में घेरने के लिए एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन क्योंकि बिजली का मुद्दा इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित है और खासतौर पर किसान प्रभावित हैं। कर्जा माफी की बात, अभी 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी का इंतजार कर रहे हैं। कानून व्यवस्था मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा इसमें रहेगा। बेरोजगारी, जैसा जन घोषणा पत्र में दावा किया था, बेरोजगारी भत्ते का, बेरोजगारों को नौकरी देने का, ये तमाम मुद्दे हैं जिनकी चर्चा सदन में और सदन के बाहर हो सकती है। अध्यक्ष सतीश पूनिया को सदन में सरकार को घेरेंगे कई मुद्दे, जिसको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी में है बीजेपी। और आपको बता दें, इसमें उन्होंने कई मुद्दे गिनाए, जिसमें बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी में भाजपा है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार सदन से भागना चाहती है, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। तो सीधा हमला बोला है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर। और साथ ही जो, चलिए इस वक्त आपको दिखाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को आप देख सकते हैं, एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। और स्वास्थ्य की कुछ जांच जो है उनकी, वो कराने के लिए पहुंचे हैं। सुधीर भंडारी को आप उनके साथ देख सकते हैं। और सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल इस वक्त पहुंचे हैं कुछ टेस्ट करवाने रघु शर्मा। तो रघु शर्मा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे जाओ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलबर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं, सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25 पंचायत समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया। नारेबाजी की छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए।
जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसमें गर्मी और उमस से ग्रामीणों को निजात मिली। वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाड़मेर जालौर जिले की सीमा पर अगड़ावा में हाईवे पर जो रनवे बनाया गया है, वहां से इंडियन एयरफोर्स के कई फाइटर जेट लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। उन फाइटर जेट में सबसे ताकतवर फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI। आइए दिखाते हैं क्या है इस फाइटर जेट की ताकत और क्यों इसके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान अत्याधुनिक तकनीक से पूरी तरह लैस है। अपनी उड़ान की क्षमता, हवा और जमीन में तेजी से मिसाइल दागने की वजह से ये भारतीय वायुसेना का सबसे अहम लड़ाकू विमान बन चुका है। सुखोई 30 MKI को लेकर सबसे खास बात यह है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण भी इसी से किया गया था। 2016 में नासिक एयरबेस पर 2.5 टन वजनी ब्रह्मोस मिसाइल को इस लड़ाकू विमान में अटैच किया गया था। Su-30 MKI का वजन 38,800 किलोग्राम है। इसकी बॉडी टाइटेनियम और उच्च तीव्रता वाले एल्यूमिनियम से बनी है। Su-30 MKI की लंबाई 21.9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 6.4 मीटर। Su-30 MKI के पंखों की लंबाई 14.7 मीटर है। Su-30 MKI की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। Su-30 MKI को 2 इंजनों की ताकत मिलती है। Su-30 MKI प्रति सेकंड 300 मीटर की ऊंचाई पकड़ता है। सुखोई 30 MKI में मुश्किल हालात में भी उड़ान भरने की क्षमता है और कहा जाता है कि इसकी मदद से इंडियन एयरफोर्स के जवान किसी भी मोर्चे पर दुश्मनों से 2-2 हाथ करने का मादा रखते हैं। आपको बता दें कि 18 साल पहले भारत ने 140 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रूस से करार किया था। बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद HAL ने भी कई सुखोई 30 MKI का निर्माण किया। सुखोई 30 MKI की मारक क्षमता की बात करें तो सुखोई 30 MKI की मारक क्षमता करीब 3000 किलोमीटर तक है। सुखोई 30 MKI में अत्याधुनिक रेडार और डिफेंस सिस्टम लगे हैं। सुखोई 30 MKI में उड़ान के दौरान ही फ्यूल भरा जा सकता है। सुखोई 30 MKI करीब 12 टन तक युद्धक सामग्री ले जा सकता है। ब्रह्मोस से लैस होने के बाद सुखोई 30 MKI और खतरनाक हो जाता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुखोई 30 MKI में 300 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के कई एयरबेस पर सुखोई 30 MKI तैनात है और जरूरत पड़ने पर इसे चंद मिनटों में उड़ान के लिए तैयार किया जा सकता है। सुखोई 30 MKI की एक और खासियत यह है कि इसकी मदद से एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस तक सेना के वजनी हथियार और वजनी उपकरण भी पहुंचाए जाते हैं। मौजूदा समय में सुखोई 30 MKI भारतीय सेना के 3 अंगों में अहम किरदार निभा रहा है। बीजेपी में लेटर बम से सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के आरोपों पर गुलाब चंद कटारिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कैलाश मेघवाल से कोई अदावत नहीं है और उनके आरोपों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी एक्शन लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। ने गुलाबचंद कटारिया पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। 10 पेज की चिट्ठी लिखी है जिसके बाद में बीजेपी में सियासी भूचाल आ गया है। गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। कटारिया साहब, जब ये लेटर आपके पास आया, सामने आया, क्या महसूस किया आपने? बहुत आहत हुए होंगे।
देखो मेरे पास भी लेटर आ गया। कल जब मैं बोला था उस समय तो मैंने केवल आपकी लाइन ही पढ़ी थी। अब आ गया और वो भी अध्यक्ष को दे दिया। मैंने एक ही बात कही कि इसके बारे में पार्टी जो भी मेरे खिलाफ निर्णय करेंगे या मेरी जांच में जो भी मुझको कहेंगे मैं उसका अक्षर से पालन करूंगा। मैं सामने वाले व्यक्ति से कोई आपस में कोई अदावट नहीं करना चाहता। वो भी बड़े विद्वान और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया और मैं आरोपी हूँ, तो निश्चित रूप से मेरी जांच पार्टी करके मुझे जो आदेश देगी पालना करूँगा। आपके लिए तो कैलाश मेघवाल ने ये तक कह दिया है कि आप जो विधायक दल है उसकी आप अध्यक्षता नहीं करेंगे, सतीश पूनिया को अध्यक्षता करनी चाहिए। आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं कैलाश मेघवाल, और उन्होंने कहा कि निंदा प्रस्ताव आएगा। तो ऐसी सूरत में नेता प्रतिपक्ष के सामने अगर निंदा प्रस्ताव आएगा, उनके खिलाफ आएगा, तो आप पे क्या गुजरेगी? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो निर्देश देंगे उसकी पालना करूंगा। आपकी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई इस मामले में? नहीं, मैं बात की नहीं, किसी से बात नहीं की। मैंने न किसी से की न मैं बात करूंगा। जो पार्टी मुझे आदेश देगी उसकी पालना करूंगा। ये जो चिट्ठी है इसकी जो कॉपी है ये जेपी नड्डा साहब को भेजी गई है, मोहन भागवत तक को चिट्ठी पहुंचाई गई है, वसुंधरा राजे तक की चिट्ठी गई है। ये चिट्ठी इस वक्त यानी कि विधानसभा के सत्र से ठीक पहले क्यों लिखी गई? क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण नजर आते हैं आपको? इसका जवाब तो कैलाश जी दे सकते, मैं नहीं दे सकता। आपकी आखिरी बार कब कैलाश मेघवाल से बात हुई थी कटारिया साहब? नहीं, मेरी इन दिनों में कोई बात नहीं। अच्छा, दोनों के बीच में बातचीत के रिश्ते भी अब नहीं रहे? नहीं, क्यों नहीं रहे? पार्टी में काम करते तो रिश्ते तो रहेंगे ही। उनकी बात क्या, जो प्रदेश अध्यक्ष जी या राष्ट्रीय जो भी हमारे पदाधिकारी जो निर्णय लेंगे उसकी पालना करूंगा मैं। गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत सम्मान है पार्टी का, पार्टी में उनका। पार्टी कार्यकर्ता आपको देख करके बहुत ही गर्व की अनुभूति करते हैं। इसके बावजूद कैलाश मेघवाल क्यों आपसे नाराज रहते हैं? वजह क्या है? ये जो सियासी दुश्मनी है पार्टी के भीतर आप दोनों के दरमियान, इसके पीछे की कहानी क्या है कटारिया साहब? मैं नहीं बता सकता हूँ। ये सवाल का जवाब कैलाश जी से पूछो, वही दे सकेंगे। मेरे को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, और उन्होंने मेरी कोई शिकायत की है तो पार्टी जांच करके अगर मेरा दोष बनता है तो मुझे जो भी वो कहेंगे उसका पालना कर लूंगा। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। कोटा में रिहायशी इलाके में घुसे मगरमच्छ के बच्चे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यह तस्वीर बोरखेड़ा के उज्जवल विहार क्षेत्र की है, जहां रात के वक्त मकान के बाहर मगरमच्छ का बच्चा मोहल्ले में भरे पानी में तैरता नजर आया। इस दौरान एक बच्चे की नजर मगरमच्छ पर पड़ी तो मगरमच्छ वहां से भाग निकला। कश्मीर के एक युवक ने साइकिल चलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 23 साल के आदिल तेली ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल चलाने का कारनामा कर दिखाया, वो भी सबसे तेज। आदिल ने 3600 किलोमीटर के इस सफर को महज 8 दिन में पूरा किया है। तो 22 मार्च सुबह 7:30 पर श्रीनगर के लाल चौक से आदिल ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और 30 मार्च को सुबह करीब 9 बजे कन्याकुमारी पहुंचकर यह कारनामा कर दिखाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। तो इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए आदिल ने पंजाब के अमृतसर में 5 महीने तक ट्रेनिंग भी ली। अपने सफर के दौरान आदिल दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद और मदुरई से होकर गुजरे। आठ दिन कंप्लीट हो गए। जब मैं स्टार्ट हो गया था सुबह मॉर्निंग में, अब 9वां दिन चल रहा था, यानी इसमें मुझे 1 घंटा और 37 मिनट लगे थे। और जब मैं चल रहा था लास्ट के 40 किलोमीटर्स बचे थे और उस टाइम हम लाइव आए थे कंटिन्यूसली 40 किलोमीटर्स में हमारा लाइव सेशन चल रहा था। जो मेरे क्रू मेंबर्स थे, कैमरामैन था, तो 20,000 30,000 लोग जुड़ रहे थे उस लाइव सेशन में, जो मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि अब कुछ ही ये बचा है, डिस्टेंस बची है और आपने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया है। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। कश्मीर के लोगों ने मेरे लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।